महाराष्ट्र में मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जहां पर मुस्लिम मेयर होता है, मुस्लिम डिप्टी मेयर होता है, मुस्लिम स्टैंडिंग चेयरमैन होता है और 70% से ज़्यादा कारपोरेटर भी मुसलमान होते हैं। और आज़ादी के बाद से आज तक एमएलए भी मुसलमानी रहा है। ऐसा शहर आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ऐसा शहर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप पूरी स्टडी कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। ये वो हमारा अपना मालेगांव शहर है। और मालेगांव शहर को हमेशा जहां मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता है, तो वहीं पर मालेगांव शहर को झोपड़पट्टियों का शहर भी कहा जाता है। मैं समझता हूं यहां पर मौजूद तमाम ही लोगों ने गुर्बत देखी है, गरीबी देखी है। झोपड़पट्टियों के अंदर आप लोग भी रह चुके हैं और आज भी कई हमारे साथी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। यह हमारा अपना मालेगांव शहर है। जमाना तरक्की करते चले आ रहा है। पहले हमको याद है कि एक 12 बाय 25 के मकान के अंदर पूरा परिवार रहा करता था। 5 भाई, 5 बहुए, बच्चे, माँ बाप, पूरा गुजर बसर 12 बाय 25 के प्लॉट के अंदर, घर के अंदर गुजर बसर किया जाता था। और आज भी कई लोग रहते हैं तकलीफ उठाकर। लेकिन जैसे जैसे हालात बदले, शहर तरक्की करने लगा, समझदारी आई, थोड़ा सी तालीम आई, कारोबारी हालात अच्छे हुए, 2 पैसा घर के अंदर आने लगा, तो माँ बाप ने भी ये सोचा कि आज मेरे बच्चे की शादी है, अब उसको अलग कर देना चाहिए, उसका एक नया मकान बना देना चाहिए। इस तरीके से हमारा शहर धीरे 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 बढ़ता चला गया। आज से मैं समझता हूं 10-15 साल, 20 साल पहले आप चले जाइए, जमीन के व्यापारी भी नहीं थे, जमीन के ब्रोकर भी नहीं थे। उसके बाद ये 10-20 सालों के अंदर ये सब परिवर्तन आया, तब्दीली आती गई। अभी आपको पता है कि 10 तारीख को अजीत दादा पवार साहब आए थे। मैं मेरे मकान से लेकर शकील जानी बेग के मकान पर लाना था, वहां पर चाय पानी का नज्म था। तो अजीत दादा पवार साहब ने ईमानदारी से गाड़ी में बैठे मुझको बोले, यार यहाँ की रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ नजर आ रहा है, हजार खोली का। फिर थोड़ा अगले रोड से मैं गुजरने लगे, मुझको उन्होंने सवाल किया कि यहाँ की जमीन की कीमत क्या है, यहाँ का भाव क्या है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। मैंने मुस्कुराया, हंसा और दादा से कहा कि दादा 5,000 रुपया स्क्वायर फीट कम से कम। तो उनको पहले समझा नहीं, फिर मुझको बोलने लगे वार, मतलब वार नहीं, स्क्वायर फीट। तो बोले यार बहुत रेट है यहां, तो तुम तो नासिक के बराबरी के अंदर आप लोग हो। यानी ये हमारे शहर के आज जमीन के रेट हो गए हैं। ये रेट हो गए है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हमारे शहर के ताल्लुक से पूछ रहे हैं और सर को हाथ लगाता है कि आपके जमीन के रेट बहुत ज्यादा ऊपर है। आज मुझको पता है कि जमीन का व्यापार करना या जमीन का पक्का लेआउट करना
या गोंटेवारी का लेआउट कर कर बेचना, या टुकड़ा बनाकर बेचना, या कारखाने का प्लॉट बनाकर बेचना, साइजिंग के लिए प्लाट बनाकर बेचना, प्लास्टिक कारखाने के लिए प्लाट बनाकर बेचना। जो हमारे शहर का रोजगार है, उस रोजगार के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जहां पर कारखाना बन जाता है वो बस्ती पूरी कारखाने की हो जाती है। जहां लेआउट कारखाने का होता है तो उसके बाजू में एक हम लोग लेआउट डालते हैं कि यहां पर गरीबों के लिए भी मकानात होना चाहिए ताकि मजदूर हमको मिल जाए, मजदूरों को आसानी हो। लेकिन आप लोगों को, मैं सियासी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं आज आप लोगों से कुछ सवालात है और आपको इसके ऊपर सोचना है, समझना है और फैसला करना है। सोच समझ के फैसला करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बाहर के लोग हमारे शहर के अंदर आते हैं और बाहर के लोग आने के बाद में हमारा शहर को जब वो देखते हैं, शहर में घूमते हैं, हमारी मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी है। हमारी मेहमान नवाजी के अंदर कोई बुराई नहीं है। कोई भी शख्स आता है वो तारीफ करके जाता है। और आज भी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से रोजाना गाड़ियां आती है खाना खाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो एक बात बोलकर जाता है कि तुम्हारा शहर डेवलप नहीं हुआ, तरक्की नहीं किया। क्योंकि वो नासिक से आते हैं तो उसको मालेगांव नजर, जब मालेगांव को देखते हैं, नासिक को देखते हैं, जाहिर सी बात है हमसे अच्छा सिटी नासिक है। या और दूसरे शहर, बड़े शहर से आएगा, जब मालेगांव देखता है तो वाला सिटी अच्छा लगता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं और आप लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगी कि मालेगांव शहर का डेवलपमेंट प्लान, कोई भी डेवलपमेंट प्लान जब एक मर्तबा बन जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो उसको 25 साल नया नहीं बनाया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता है। और कानून यह है कि पूरे शहर का जो डेवलपमेंट प्लान बनता है, वो डेवलपमेंट प्लान का 20% हिस्सा उसको रिजर्वेशन डालना पड़ता है, रिजर्वेशन करना पड़ता है। चाहे वो सब्जी मार्केट के लिए, शादी हॉल के लिए, गार्डन के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जॉगिंग ट्रैक के लिए, स्कूल के लिए, कब्रिस्तान के लिए, या रास्ते की, जो रास्ता 30 फीट का है उसको 50 फुट करना, ये तमाम ही रिजर्वेशन उसके अंदर डाला जाता है। सब्जी मार्केट के लिए, बीफ मार्केट के लिए, चिकन मार्केट के लिए, ये सब एक प्लानिंग के तहत शहर बसाया जाता है और उसका प्लान तैयार होता है। लेकिन मैं माफी के साथ बोलना चाहता हूं कि जब मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पहला चुनाव हुआ, उस वक्त की जो बॉडी आई, उस वक्त के जो ओहदेदारान थे, जिनके हिस्से के अंदर ये आया कि ये शहर का अब कॉर्पोरेशन हो गया और उसका डेवलपमेंट प्लान कैसा बनना चाहिए, वहीं पर सबसे बड़ी और फास्ट गलती हुई है उस वक्त के बॉडी के लोगों से। अरे ताज्जुब की बात है, अगर हम शादी हॉल बनाएंगे तो कहां बनाएंगे रिजर्वेशन? अगर किसी भी जमीन पे डालेंगे तो जहां जमीन खाली होगी वहां पर रिजर्वेशन शादी हॉल का डालेंगे। आमीन भाई, आज भी आप डेवलपमेंट प्लान ले जा कॉर्पोरेशन में जाकर खोल कर देखिए, शादी हॉल का रिजर्वेशन फिल्टर प्लान के अंदर डाला गया है, फिल्टर प्लान के अंदर। और वहीं से हमारा शहर तरक्की वहीं से रुकी। और टेक्निकल लोग होते हैं, इंजीनियर लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं। उस वक्त जो कमेटी बनी, स्टैंडिंग चेयरमैन के अंदर जब डेवलपमेंट प्लान गया मंजूरी के लिए, तो वहां जो कमेटी बनी तो 4 कारपोरेटर उसके अंदर कमेटी के अंदर मेंबर थे, 4 कारपोरेटर, उनको कोई तजुर्बा नहीं।
कोई स्टडी नहीं। ऐसे लोगों को कमेटी में लिया गया और उस वक्त भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया और उस वक्त भी ये शहर के बुनकरों को बहुत सताया गया और करोड़ों लेने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। वक्त गुजर गया। कौन भुगत रहा है सजा? ये शहर की आवाम भुगत रही है। उनकी गलती की सजा ये शहर भुगत रहा है। हद्दवाड़ हो गई। 2011 में सोयगांव हमारे इसमें आ गया, कारपोरेशन निमिड में। भाईगांव आ गया, कलेक्टर पट्टा, रमजानपुरा, दयाना, दरेगांव, मालदा, सायना, ये तमाम इलाके फिर म्युनिसिपल कारपोरेशन में 2011 के अंदर शामिल हुए। मतलब यह कि कारपोरेशन की अब जिम्मेदारी हो गई। ये पहले ग्राम पंचायत थी, यहां पर आप कारपोरेशन सहूलत देने की जिम्मेदार आप कारपोरेशन हो गई। अब मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। ये 5 साल आप देखिए, 5 साल। मैं कोई सियासी शख्स हूं, वोट मांगूंगा अलग बात है, लेकिन ये 5 साल का आप जायजा लीजिए। आपका उससे रोजगार जुड़ा हुआ है। जो यहां बैठे हुए हैं ना, कोई ब्रोकर है, कोई व्यापारी है, कोई जमीन की खरीदी, कोई स्टाम्प वेल्डर लोग है, सबका आपका रोजगार है। आपका पेट वहां से पलता है, आपका पेट वहां से भरता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, अगर कोई अलग पार्टी का मानने वाला होगा उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिए, लेकिन ये 5 साल आप संजीदगी से सोचिए, सोच के फैसला करिए। अभी आमीन सरदार साहब ने कहा कि हमारा शहर इस जानिब बढ़ने वाला है, नदी के उस तरफ नहीं बढ़ने वाला है। कौन बेवकूफ होगा जो नदी के उधर प्लाट लेगा? कौन मुसलमान बेवकूफ होगा? इधर ही लेंगे ना। एक शहर की तरक्की के लिए क्या लगता है? जमीन के भाव बढ़ना चाहिए, हमको 2 पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए पानी लगता है, उसके लिए रास्ते अच्छे लगते हैं, उसके लिए अच्छा लेआउट लगता है, उसके लिए रोजगार लगता है, उसके लिए एमआईडीसी लगती है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, रोड रास्ते होना चाहिए, नेशनल हाईवे। वही शहर तरक्की करता है। और हमारे पास चांस था, हमारे पास वो मौका था, लेकिन ये 5 साल के अंदर ये शहर को साजिश के तहत पीछे करने का काम किया गया। सायना एमआईडीसी, मैं बहुत छोटा था, मैं जब से बोर्ड देखता था वहां पर लगा हुआ था, स्प्रिंग मिल के बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ था एमआईडीसी का। जब तो लेआउट भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो मिल थी। वहां पर पहले फेस में 72 प्लाट का पहला लेआउट एमआईडीसी का हुआ, जो आज आपको नजर आता है। वहां पर पानी की पाइपलाइन है, रास्ता है। आज अल्लाह का करम है कि 72 प्लाट में से 90% प्लाट के ऊपर यूनिट आ चुके हैं। उसके बाद जब वो सक्सेस होने लगा तो 500 एकड़ जमीन और ज्यादा शायद हो सकती, सरकार ने रिजर्वेशन की, शेतकरियों की, किसानों की जमीन के ऊपर रिजर्वेशन डाला और उनके 7/12 उतारे के ऊपर ठप्पा आने लगा कि ये एमआईडीसी के लिए रिजर्वेशन कर दी गई है। हुआ ना ऐसा? क्या हुआ? अगर वो 500 एकड़ जमीन एक्वायर हो जाती, वहां पर और 72 प्लाट के अलावा और 500 एकड़ के ऊपर अगर एमआईडीसी का लेआउट हो जाता, आप ये सोचते होंगे हमारा क्या नुकसान हुआ? सोचते होंगे ना, हमारा क्या नुकसान हुआ? एमआईडीसी हो या ना हो, हमारा क्या? आपने कभी ये सोचा ही नहीं और ये शहर ने कभी उस जानिब तवज्जो नहीं दी और आपने कभी सोचने का फिक्र भी नहीं की कि हमको इसके ऊपर सोचना चाहिए।
वो 500 एकड़ जमीन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया साजिश के तहत। वो एमआईडीसी को खत्म किया गया, उसको नाकाम बनाया गया और अजंग वड़ेल के अंदर जाकर शेती महामंडल की जमीन के ऊपर एमआईडीसी डिक्लेयर की गई और पकड़ पकड़ कर रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंगें बुलाई गई, पकड़ पकड़ कर बुनकरों को ले जाया गया और बोला कि यहां पर आप प्लाट ले लो, सस्ते दाम में मिल रहे, आप प्लाट ले लो। ये क्यों किया गया? हुआ कि नहीं ऐसा? कई मीटिंगें हुई, क्या हुआ मुझे बताइए आप। मेरा सवाल है आपसे, मौसम नदी से लेकर झोड़गे तक क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है? क्या मुसलमानों की जमीन नहीं है? अल्लाह का करम है 90% जमीन मुसलमानों की वहां तक हो चुकी है, लेकिन इसके लिए इसको नाकाम किया गया एमआईडीसी को कि यहां पर एमआईडीसी अगर बन जाती तो तुम्हारी जमीनों के भाव आसमान के ऊपर चले जाते, और उसको नाकाम बनाने के लिए अजंग वड़ेल के अंदर ले जाया गया। ये क्या कभी आपने सोचा? इसलिए उसको नाकाम बनाया कि तुम्हारी जमीन को तुम्हारे दाम ना मिले। अगर वो सक्सेस होती तो तुम्हारी जमीन का भाव बढ़ता, तुम नया लेआउट करते, कारखाने के लिए प्राइवेट लेआउट करते, साइजिंगों के लिए लेआउट करते, बाहर के राज्य के लोग तुम्हारे वहां यूनिट डालने आते, बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति तुम्हारे शहर के अंदर आते, और तुम्हारा शहर, हमारा अपना ये शहर जहां हम भिवंडी का नाम लेते, जहां हम इचलकरंजी का नाम लेते, जहां पर हम यूपी के अंदर कोई टेक्सटाइल सिटी है, गुजरात का नाम लेते हैं, सूरत का नाम लेते हैं, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि ये वो शहर भी उस शहरों के साथ साथ खड़ा रहता आज नजर आता है, लेकिन नाकाम बनाया गया, इसको नाकाम कर दिया गया। एक बड़ी साजिश हुई, और मैंने कहा ना कि एमआईडीसी को अगर कामयाब करना है, कोई भी एमआईडीसी आप जाकर देख लो हिंदुस्तान में, वो नेशनल हाईवे नंबर, कोई भी नेशनल हाईवे होगा वहीं पर आपको मिलेगी बाजू में, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के लिए आसानी होती है। वहीं पर एमआईडीसी सक्सेस होती, पानी, हमारा गिरना डैम का पानी यहां आ चुका था, हमारा नेशनल हाईवे है, सब कुछ था, मजदूर लेबर मिल सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन एक साजिश के तहत नाकाम बनाया गया। अभी क्या आइटम आया, क्या मुद्दा आया? तुम क्या समझते हो, ये शहर की आवाम क्या समझती है कि लैंड जिहाद को क्या समझते हो आप लोग? अगर कोई बीजेपी का एमएलए, और एक एमएलए नहीं, 3 एमएलए बीजेपी के, एक नीतीश राणे, एक गोपीचंद पडरकर, दूसरा प्रसाद लाड, ये 3 एमएलए ने मालेगांव शहर को टारगेट किया इन 5 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर टारगेट किया लैंड जिहाद। लैंड जिहाद मतलब क्या है? इंक्वायरी बैठी, कलेक्टर की सदारत के अंदर इंक्वायरी कमेटी बैठी है, वो इंक्वायरी करेगी। लैंड जिहाद का इतना आवाज असेंबली के अंदर उठाया गया, लेकिन कोई भी शख्स ने हमारा डिफेंस नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। किसकी जिम्मेदारी थी? शेख आसिफ जाकर बोलता, या आप लोग जाकर असेंबली में आवाज उठाते? शहर के एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी, शहर के दूसरे एमएलए साहब दादा भुसे साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तीनों एमएलए का जवाब वो असेंबली के अंदर खड़े रह के देना चाहिए था कि हमारा शहर ऐसे नहीं है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इंक्वायरी बैठ गई, इंक्वायरी चल रही है। अब क्या इंक्वायरी होने वाली है आप ये समझ लो, क्या इंक्वायरी होगी? इंक्वायरी कमेटी आ गई, इंक्वायरी बैठ गई, अधिकारी आएंगे,
वो ये देखेंगे कि गोंटेवारी सिर्फ वो साइना, फाटा, दरेगांव, मालदा यहां नहीं चेक करेंगे कि तुमने कितने कच्चे टुकड़े बनाकर जमीन बेच डाली, बिगर लेआउट की, बिन खेती की। जो कच्चा टुकड़ा बनाकर हम जो हफ्तेवारी बेचते हैं ना, वो दयाना, मालदा, दरेगांव, साइना इधर नहीं चेक करेंगी। वो मालेगांव शहर के अंदर भी चेक करेंगी, जो हमारा पुराना शहर है। चाहे ये हॉल के पीछे वाला इलाका बोलो, मालदा बोलो, गुरुवार वार्ड बोलो, रौनकाबाद बोलो, पवारवाड़ी इलाका बोलो, वो हर वो जमीन चेक होगी जहां पर गोंटेवारी है, जहां पर लेआउट नहीं है, और वहां पर नोटिसें दी जाएगी। अब मुझे बताओ नोटिस किसको दी जाएगी? अगर मैं जमीन माला का मिसाल के तौर पर मैंने तो ये टुकड़ा बनाकर बेच दिया, बॉन्ड के ऊपर दे दिया, गोंटेवारी के ऊपर एक उतारे के ऊपर 12 लोग के नाम दे दिया, उनके नाम चढ़ गए, मैंने मेरा पैसा खाली करके चला गया। लेकिन जब वो इंक्वायरी बैठेगी और बिन सेती और कच्चा लेआउट जिन लोगों ने किया, जो लोग रह रहे हैं, उनको नोटिसें जाएगी। नोटिसें जाएगी, क्या जाएगी? क्या आपने गैर कानूनी ये बस्ती बसी है, आपने इसका नजराना नहीं भरा है, और 25% नजराना कंपलसरी भराया जाएगा। 25% वो कौन देगा? जिसने बेचा वो देगा या जिसने खरीदा वो देगा? 25% नजराना तुमको भरना है। यह इंक्वायरी होने वाली है। इससे ना आप छूटने वाले हैं, ना वो गरीब जिसने जमीन लिया वो छूटने वाला है। अब झगड़ा शुरू होगा, कोर्ट कचहरी होगी, लड़ाई होगी। जिसने जमीन बेचा और जिसने जमीन खरीदा उनके बीच में पंचायतें बैठेगी, तो ये पैसा 25% भरने की बात आएगी। इसके लिए वो लैंड जायज बोला गया। और इसके लिए कि आप नया लेआउट आप मत करो, नए लेआउट मत करो, इसके लिए कि तुम्हारा मुसलमानों का शहर झोलगे तक नहीं बसना चाहिए, तुम महदूद रह जाओ, इसके लिए यह साजिश रची गई है। मार किसको पड़ेगी? किसको पड़ेगी? जिसकी जमीनें हैं वहां पर 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, जो ये चाहते इस नियत से जमीन खरीदे, मैं वहां लेआउट करूंगा, मैं वहां घर के लिए प्लाट बनाकर बेचूंगा, मैं फार्म हाउस के लिए प्लाट बनाकर बेचूंगा, मैं पावर लूम कारखाने के लिए प्लाट बनाकर बेचूंगा, मैं साइजिंग के लिए प्लाट बनाकर बेचूंगा। तुम पक्का लेआउट करोगे? मुझे बताइए कितने % लोग हैं शहर में जो पक्का लेआउट करते हैं? बताइए मुझे। आमीन भाई ने कहा कि 15% तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक साजिश के तहत कि तुम्हारा शहर बढ़े ना, तुम्हारी बस्ती बढ़े ना, तुम्हारे शहर के अंदर आबादी बढ़े ना, तुम्हारे शहर के अंदर दूसरे शहर के लोग आके बसे ना, तुम्हारी ताकत बढ़े ना, तुम यहीं महदूद रह जाओ, ये शहर बर्बाद हो जाए। इस तरीके की एक साजिश ये 5 सालों में रची गई, 5 सालों में रची गई। कौन जवाबदार है? ये शहर जवाबदार है, मैं जवाबदार हूं। हम ये जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, हम कानून से चलते हैं, हर चीज कानून के ऊपर इस देश के अंदर चलती है। हम इसलिए वोट कारपोरेशन का चुनाव इसलिए हुकूमत कराती है, संविधान कराता है, आइन कराता है कि तुम्हारा रोड, गटर, पानी सब कुछ आपको सहूलत मिले, इसलिए कारपोरेटर चुन कर जाता। उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे वार्ड का मसला हल करे, आवाज उठाए। एक एमएलए चुनकर जाता, असेंबली के अंदर वहां कानून बनता, इसके लिए कि आपके वार्ड, आपके शहर के मसाइल वो वहां पर उठाए। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाता दिल्ली में कि तो हमारे क्षेत्र के मसाइल वहां पर उठाए। सब जुड़ा हुआ है, हम कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। सब लोग प्रतिनिधि आवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। और आवामी नुमाइंदों ने ये 5 साल ये शहर पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे मसाइल पे ध्यान नहीं दिया, और ये शहर को अब आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। ये आपको समझना है। आप लोग मुझसे ज्यादा सर्वे आपके पास होगा। मुझे बताओ, कोरोना आया, कोरोना
कोरोना की शुरुआत हुई, सिर्फ मैं समझता हूं 10-15 दिन हम लोग डरे, मालेगांव के लोग। उसके बाद हमारा खौफ खत्म हो गया। न तो बाप मर रहा था, बेटा नहीं जा रहा था करीब, बेटा मर रहा था, बाप करीब नहीं जा रहा था, मां मर रही थी, बेटा नहीं जा रहा था। पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये हालात थे। लाश पे लाश पड़ी हुई थी। मुझे बताइए आप लोग, कोरोना के बाद से जो हम लोगों ने यहां पर मोहब्बत बताई, पेशेंटों के साथ जो अच्छा बर्ताव किया, सुलूक किया, उनकी मदद की, ये तारीख लिखी गई मालेगांव शहर की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के मालेगांव के अंदर जो वो भाईचारा किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा, एक दूसरे की मदद के लिए दौड़े, एक दूसरे के खाना है कि नहीं खाना पहुंचाए, हॉस्पिटल के अंदर ले जाने का काम किया। ये एक मैसेज गया, और मैसेज जाने के बाद क्या हुआ पता है आपको? मेरा जो सर्वे है, जो मैंने समझा इस शहर को, कि अगर पूना के अंदर कोई फैमिली लेकर रह रहा था हमारा भाई, तो उसने ये फैसला किया उस दिन से कि मैं सर्विस वहां करूंगा, लेकिन मेरी फैमिली मैं मालेगांव में रखूंगा। अगर कोई बंबई में फैमिली लेकर रह रहा था, तो उसने ये फैसला किया कि मैं मालेगांव में बाल बच्चों को रखूंगा, फैमिली को, और मैं वहां सर्विस करूंगा, मैं आते जाते रहूंगा। नासिक के अंदर या पूरे खानदेश भाग बोलो, मराठवाड़ा बोलो, हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए, देहातों के लोग आए, और तुम लोगों से जमीनें ली, उन्होंने अपना घर बनाया, और आज हजारों की तादाद में बाहर के शहरी यहां बढ़ गए, बाहर के शहरी बढ़ गए। ये शहर बढ़ता चला जा रहा था। हमेशा हमारे पे इल्जाम लगा कि बांग्लादेशी लोग यहां रहते, सुने होंगे ना, रोहिंग्या मुसलमान यहां रहते, आपने सुने होंगे ना। क्यों बोलते हैं बीजेपी के लोग, क्यों बोलते हैं आरएसएस के लोग? इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कोरोना के वक्त के अंदर जो हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग शहर से लोग आकर बसे प्लाट लिया, जो आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो ये डर हो जाए, बदनाम हो जाए शहर, दूसरे शहर के लोग यहां ना आए, ये शहर बड़ा ना हो जाए, ये डर है, और इसके लिए इसको टारगेट करने का काम किया गया। ये आप लोगों को समझना है, ये कोई सादी बात नहीं है। तुम ये शहर को नहीं समझ पा रहे हो, क्या साजिश रची जा रही है। तुम्हारी जमीनों के भाव गिर जाएंगे, तुम्हें लेआउट करने नहीं दिया जाएगा, तुमको फाटे के ऊपर जाकर उधर उस इतराब के अंदर मसाजिद बनाने नहीं दी जाएगी, मदरसे बनाने नहीं दिए जाएंगे, घर बनाने नहीं दिए जाएंगे, कारोबार करने नहीं दिए जाएंगे। फिर तुम कहां जाओगे? कारखाने के ऊपर बनाओगे, कहां जाओगे जब जमीन खत्म हो जाएगी? तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसका फैसला आने वाले दिनों के अंदर आपको करना है, मुझे नहीं कुछ बोलना है, आपको फैसला करना है। मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूं आप लोगों से कि ठीक है, धंधे के अंदर कंपटीशन होता है, कभी ये जमीन का सौदा टोकन मेरा हो गया तो कोई दूसरा सोचता मेरा होना चाहिए था, होता है कंपटीशन, ये इंसान की फितरत है। दो पैसा कमाने के लिए कंपटीशन होता है, और हमारे में नहीं, हर धंधे के अंदर होता है, हर धंधे के अंदर होता है। ऐसा कोई धंधा इस दुनिया के अंदर नहीं है जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है, हर धंधे के अंदर कंपटीशन है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि ठीक है, कंपटीशन रखिए, रुपया कमाने के लिए आगे बढ़िए, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि एक दूसरे की कमजोरियां, लैंड ज्यादा क्यों निकला, यहां स्टाम्प वेल्डर भी काफी लोग बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अगर आधे स्टाम्प वेल्डर अगर हमारे हिंदू भाई है, तो आधे स्टाम्प वेल्डर हमारे मुसलमान भाई भी है। तो ये पेपर किसी भी तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से। हम आपस में धंधा व्यापार करो, कंपटीशन रखो, लेकिन ये पेपर जब जा रहे तो कहां जा रहे? कलेक्टर के पास नहीं,
सब रजिस्ट्रार ऑफिसर में के पास नहीं कंप्लेन हो रही, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर वो पेपर लहराए जा रहे, वो रिकॉर्ड पे आ रहे। नुकसान किसका है? तुम्हारा भी है, ये शहर का भी नुकसान है। तो कंपटीशन रखिए, लेकिन इख्तिलाफ खत्म करिए, ये मेरी आज आप लोगों से अपील है। दूसरी बात, मुझे बताइए कि हमारे शहर के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस कितनी होना चाहिए? खरीदी बिक्री की ऑफिस है कम से कम 4, क्या साजिद, 4 से 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हुकूमत का कानून क्या है पता है आपको? आवाम को सहूलत होना चाहिए। अगर रमजानपुरा और नया इस्लामपुरे की एक ऑफिस होना चाहिए कम से कम, नया पूरा वार्ड, गुरुवार वार्ड की एक ऑफिस होना चाहिए, मालदे की रविवार वार्ड की एक ऑफिस होना चाहिए, दरेगांव, साइना, मालदा, ये इस्तराफ की एक होना चाहिए। इस तरीके से 5 ऑफिस कंपलसरी कानून के मुताबिक होना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताइए। पहले कहां थी? जैन मंदिर के पीछे, स्टेट बैंक के पीछे। उसके बाद किराए से आई वो कोर्ट के सामने। उसके बाद वहां से चले गई एक सोएगांव और एक रावलगांव नाका। सहूलत हुई हमको, और हमको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। और ठीक है, अगर मुझको खरीदी लेना है, जेंट्स को, कोई मर्द हजरात को लेना है, तो वो गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि हमको ये एहसास नहीं होता क्या कि हमारी माँ बहनें बुरखे में, नकाब में 4-4 घंटा वहां नंबर लगाकर बैठती है? क्या हमको एहसास नहीं है कि इस बात का कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं रोका गया? पता है क्यों? अगर सोएगांव के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस गई तो वो कॉम्प्लेक्स किसका था? सिर्फ इसके लिए कि मेरा वर्कर है, इसके लिए उसको भाड़े करी बना दूं गवर्नमेंट का। शहर ऊपर पड़े जाए, उसको भाड़ा मिले, उसको किराया मिले। कोर्ट के सामने भी था, वो भी गलत था, वो भी शहर में होना चाहिए था। रावलगांव नाके पे गया, वो भी गलत है, वो भी शहर में होना चाहिए था। क्यों रोका नहीं गया? क्यों एहतजाज नहीं किया गया? क्यों असेंबली में नहीं बोला गया? ये सवाल भी आज तुम्हारे अपने सामने है, ये शहर के सामने है। तो ये तमाम ही चीजें, तुम्हारे बहुत मसाइल है। तो ये तमाम ही मसाइल के लिए आपको सोचना है, समझना है और फैसला करना है। अगर मैं यहां पर इतनी बातें आपके सामने डिटेल रख रहा हूं, कानूनी बात रख रहा हूं, शहर का फ्यूचर, शहर का मुस्तकबिल कैसे रोकने का काम किया जा रहा है, मैं ये बात रख रहा हूं, तो आप इतना तो जान चुके होंगे कि अल्लाह का करम है कि मैं तुम्हारी नुमाइंदगी असेंबली के अंदर कर सकता हूं। यह बात का तो एहसास आपको अगर हो गया होगा तो आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर आप मुझे असेंबली में भेजे। और अगर आप मुतमईन नहीं होगे कि नहीं, शेख आसिफ गलत बात बोल रहे हैं, इसको तजुर्बा नहीं है, ये नहीं बोल सकता, तो फैसला आप कर लेना। आज इसीलिए आज आप लोगों को याद किया गया। ऐसे बहुत शहर के अंदर मसाइल चल रहे हैं, बहुत संगीन संगीन मसाइल ये शहर के अंदर है। ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आमीन भाई, मैं अभी 25 तारीख का ऐलान किया था स्क्रीन लगा को, लेकिन मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि इलेक्शन है, 15 दिन या 1 महीना आगे बढ़ सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं जी। वो प्रोग्राम के अंदर तो आप तमाम ही लोग आना। मैं तो शहर को दावत देने वाला हूं, मैं तो मीडिया की दावत देने वाला हूं। और वो स्क्रीन लगाकर जब मैं बताऊंगा कि ये शहर कहां खड़ा है, ये शहर को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया, हमारे शहर का मुस्तकबिल क्या है, जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा
कि ये शहर हम कहाँ कितने वर्षों पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए हम। ये तमाम ही चीज़ें आप लोगों को समझना है और एक वक्त रहता है। आज मेरे अंदर हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, मैं लड़ सकता हूं शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए। तो इसलिए आज आपके लिए मैं आपके सामने उम्मीदवार बन के खड़ा हूं। उम्मीदवारी करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं और आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूं। तो आपको फैसला करना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये इलेक्शन को बहुत अहमियत दीजिए। ये इलेक्शन कोई मसलक का नहीं है, कोई बिरादरी का नहीं है, कोई जात पात का नहीं है, कोई हिंदू मुसलमानों का नहीं है। ये इलेक्शन ये शहर का मुस्तकबिल का सवाल है। ये शहर का मुस्तकबिल बनाना है और इसके लिए आप लोगों को बहुत संजीदगी से फैसला करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके ज़मीन के जितने मसाइल होंगे, चाहे वो एक प्लाट, अगर अभी पक्के लेआउट का भी मसला मुझे बताया गया कि पक्का लेआउट है, एक प्लॉट है और वो प्लॉट में अगर दो भाई और अगर उसको डबल हिस्सा करना है, दो करना है, तो मैं सुना कि रजिस्ट्रार वो भी खरीदी नहीं कर रहा है, उसमें भी किरंतु परंतु चल रहा है। तो अगर उसको अलग करना है तो उसके लिए दूसरे शहरों में हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों तकलीफ दी जा रही? उसके लिए आप मुझे डिटेल मेमोरेंडम बना के दो, तुम्हारे मसाइल लिख कर दो। अभी आचार संहिता लगने के लिए वक्त है। राधा कृष्ण विखे पाटिल जो आज के महसूल मंत्री, वो बीजेपी में चले गए, लेकिन जब मैं एमएलए था वो कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस के अपोजिशन लीडर थे। 5 साल मैंने उनके साथ काम किया हूं। हम कोशिश करेंगे हमारे ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर हम हमारा वो काम आसान करवा लें। या आप लोग ये मेरे को मेमोरेंडम या डिटेल बना के दीजिए कि 5 ऑफिस की यहां जरूरत है, तो हम वो भी पाठ पुरावा कर सकते हैं, वो भी हम आगे काम कर सकते हैं। और ये जो चौकसी वगैरह जो शुरू हुई है लैंड जायद के नाम पर, तो इसको भी कैसे रोका जाए, इसको भी कैसे खत्म किया जाए, इस ताल्लुक से भी डिटेल मेमोरेंडम बना, उस पर भी बात की जाएगी। हम सिर्फ शहर में बैठकर सोचेंगे या मीडिया के सामने बोलेंगे या अखबारात में बोलेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमको खुद उसके अंदर पहल करना पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, सरकार तक जाना पड़ेगा, मंत्री पास लड़ना पड़ेगा, सेक्रेटरी के पास लड़ना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाके बात करना पड़ेगी, जब जाके मसले हल होते। ऐसे मसले हल नहीं होते। अगर ये धंधा रहा तो आप हो, ये धंधा खत्म तो आप खत्म, फिर हमको दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा। यही बात है ना। ये सोचो, ये पेट का मामला है, ये वोट का नहीं, ये पेट का मामला है। तो ये आपको सोचना है। मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए आपकी तैयार हूं, हर जो लड़ाई आप बोले वो लड़ने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आपने बोलना ये लड़ाई है लड़ो, फला लड़ाई है ये लड़ो, ये तकलीफ है लड़ो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी 4, 5, 10, 20 लोगों को थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा, मेरे साथ दौड़ भाग करना पड़ेगा, जब मसले का हल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मसाइल के लिए बेदार होंगे और आप लोग लड़ेंगे। हम ये शहर भी बचाएंगे, हमारा रोजगार भी बचाएंगे और फिरका परस्तों को हम जवाब भी देंगे। अगर आपने सही वक्त पे सही फैसला किया तो इंशाल्लाह आने वाला फ्यूचर ये शहर का होगा, हमारा होगा, हमारी आने वाली नस्लों को होगा। मैं वादा करता हूं और मेरी बात यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।